न्यायपालिका। जब ये शब्द हमारे सामने आता है न्यायपालिका, तो हमारे सामने भारत का न्याय तंत्र आता है, जिसमें हमारे सामने सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय आता है, हमारे सामने भारत के उच्च न्यायालय आते हैं, हमारे सामने भारत के जिला न्यायालय आते हैं, हमारे सामने गाजियाबाद की वो घटना भी याद आ जाती है जब अदालत में ही अदालत के जज साहब और वकीलों के बीच में लड़ाई होती है और पुलिस और वकीलों के बीच में लड़ाई हो जाती है। ये घटनाएं भी हमें याद आती है, कुछ दिन पहले की घटना है इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। तो भारत को न्याय दिलाने में, भारत के इस संविधान को स्थापित करने में न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के संविधान को संरक्षित करने में, भारत के संविधान को आगे बढ़ाने में और भारत के नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने में इस न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके अधिकारों को सुरक्षित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम इसे भारतीय संविधान का तीसरा क्या कहते हैं, खंभा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तीन खंभों पर, हमने पहले दो खंभों के बारे में पढ़ लिया, किसके किसके बारे में, कार्यपालिका के बारे में, विधायिका के बारे में। आज हम चल रहे हैं न्यायपालिका को विस्तार पूर्वक जानने और समझने। तो न्यायपालिका भारतीय संविधान का वो तीसरा खंभा है जो संविधान को सुरक्षित संरक्षित करने का काम करता है। समझ में आई बात? सुरक्षित भी कर रहा है और संरक्षित भी कर रहा है। किससे? उन ताकतों से जो उसके खिलाफ जाकर काम करना चाहती हैं। समझ में आई बात? तो उन ताकतों को वो कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। ये बात समझिए आप। इस बात को समझना आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। हम दोनों के लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भारत की न्यायपालिका इस देश को कैसे सुरक्षित कर रही है और इस देश के संविधान को कैसे सुरक्षित कर रही है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं इस अध्याय में हम भारतीय न्यायपालिका के बारे में क्या क्या जानेंगे और हमारी कौन कौन सी दुविधाएं और हमारे कौन कौन से प्रश्न ये अध्याय समाप्त करेगा। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ने चल रहे हैं न्यायपालिका के बारे में। आमतौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है। यह माना जाता है कि न्यायालय व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति और संस्था के बीच में आने वाले डिस्प्यूट को समाप्त करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक कामों को भी अंजाम देती है। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। ये शब्द ऐसे ही नहीं लिखा है, वास्तविक तौर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये बात समझिए आप। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये शब्द ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं आपकी एनसीईआरटी में। इनको लिखने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भारत के संविधान ने भारत की न्यायपालिका को बहुत ज्यादा ताकत दे रखी है, बहुत ही ज्यादा। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आप समझिए मेरी बात को, आगे सुनिएगा आप मेरी बात को। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में हम पढ़ ही चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, इससे आप बखूबी अवगत हैं। मुझे पुनः बताने की जरूरत नहीं है कि आपके अधिकारों को सुरक्षित करने में न्यायपालिका क्या भूमिका निभाती है। इससे आप वाकिफ हैं और मैं भी इससे बखूबी वाकिफ हूं कि मेरी न्यायपालिका मेरे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किस हद तक चली जाती है। इससे आप भी वाकिफ, मैं भी वाकिफ। आगे सुनिएगा। इस अध्याय को पढ़कर आप निम्नलिखित बातों को जान सकेंगे। इस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप किन किन बातों से वाकिफ होंगे, पहले जानते हैं।
पहले ये आप जानेंगे कि एक देश के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका हमें क्यों चाहिए, क्या अर्थ है एक स्वतंत्र न्यायपालिका का। ठीक है, अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका। फिर आप जानेंगे कि अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की क्या भूमिका है। संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका। ठीक है, संविधान की व्याख्या कैसे करता है आपकी न्यायपालिका, और भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध, संसद और न्यायपालिका के बीच में कैसे संबंध है, इनको भी आप बखूबी जानेंगे और समझेंगे बहुत विस्तार पूर्वक। तो आज के चलते हैं सबसे पहले विषय पर। आज का पहला विषय आपका क्या है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, क्या अर्थ है स्वतंत्र न्यायपालिका का, क्यों चाहिए हमें स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके होने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। आज हम चल रहे हैं इस बात को बखूबी जानने और समझने कि न्यायपालिका के स्वतंत्र होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे संविधान पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलो एक उदाहरण से हम कहानी का प्रारंभ करते हैं। कहानी की शुरुआत हम कैसे करेंगे, एक उदाहरण से। आप मुझे बताओ, अगर आपके और आपके दोस्त की लड़ाई होती है तो आपके पापा किसका पक्ष लेंगे? थप्पड़ मारूंगा। किसका पक्ष लेंगे? तुम्हारा लेंगे, दोस्त का नहीं लेने वाले। समझ में आई बात? पापा तुम्हारे हैं तो तुम्हारा ही पक्ष लेंगे। समझ में आई बात? दोस्त का पक्ष नहीं लेने वाले। मान लो अगर तुमने सड़क पे किसी से लड़ाई की है तो पापा किसका पक्ष लेने वाले? ऑब्वियसली तुम्हारा, क्योंकि वो तुम्हें जानते हैं ना कि उस बंदे को। वो तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे ना कि उसे। समझ में आई बात? तो यहां पर आती है बात। अब पापा न्याय तो नहीं कर रहे हैं ना, पापा क्या कर रहे हैं? पक्षपात कर रहे हैं। यहां पर पुत्र मोह आ रहा है। क्या आ रहा है? पुत्र मोह, अपनत्व आ रहा है। तो यहां पर स्वतंत्रता वाली बात नहीं है। समझ में आई बात? यहां पर स्वतंत्रता वाली बात नहीं है। तो यहां पर न्याय होगा? नहीं होगा, संभव ही नहीं है कि न्याय होगा। समझ में? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वाली कहानी पढ़ी है? हाँ, फेयर प्ले, क्लास 7th एनसीईआरटी इंग्लिश, है ना? वो पढ़ी होती, पंच परमेश्वर हिंदी में कहते हैं उसे। ठीक है, अगर वो कहानी पढ़ी होती तो आपको पता होता कि क्या होता है न्याय का अर्थ। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के बच्चे किताबों से ज्यादा आजकल इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने में टाइम व्यतीत करते हैं, जो कि बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इस देश की बर्बादी का कारण यही बनेगा, अगर बनेगा तो। इस देश के बच्चों को किताबों की तरफ फिर जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। समझ में आई बात? तो जब आपने अगर पंच परमेश्वर पढ़ रखी होती तो मैं आपको बहुत विस्तार से समझाता, लेकिन मैं आपके पिताजी और पुत्र वाले रिलेशन के माध्यम से आपको एक न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ समझा देता हूं। देखो, जब आपको जानने वाला व्यक्ति उस पद पे रहेगा तो वो सदैव आपका पक्ष लेने की कोशिश करेगा। तो वो न्याय नहीं होगा, वो न्याय नहीं होगा, वो कभी भी न्याय नहीं होगा। न्याय तभी हो सकता है जब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, दबाव ना हो, किसी भी प्रकार का मोह माया ना हो। मोह माया मतलब ना पैसे का खौफ, ना शक्ति का खौफ। जब इन सब चीजों से वो परे हो जाएगा व्यक्ति, तब वो न्याय कर पाएगा। तो इसीलिए भारत के संविधान ने भारत की न्यायपालिका को सभी प्रकार की आजादी मुहैया कराई है। आर्थिक आजादी है, राजनीतिक आजादी है, सामाजिक आजादी है। समझ में आई बात? हर प्रकार की आजादी मुहैया कराई है भारत के संविधान ने भारत की न्यायपालिका को, जिसके माध्यम से वो भारत की जनता को न्याय दे सके, वास्तविक न्याय दे सके। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए भारत की न्यायपालिका ने इन सब चीजों को सुनिश्चित किया, भारत के संविधान ने इन सब चीजों को सुनिश्चित किया है, जिससे कि पक्षपात ना हो और न्याय मिले वास्तविक तौर पर जनता को। समझ में आई बात? तो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना उसी प्रकार से जरूरी है जिस प्रकार से आपके पिताजी का फैसला अगर दो
और व्यक्तियों के बीच में होगा, वो वाली भूमिका। मान लो दो पड़ोसियों के बीच में लड़ाई हुई, तब भी नहीं होंगे पिताजी, क्या बोलते हैं? अगर भाई अब मेरे दोस्त की लड़ाई होगी किसी और से, तो मैं तो अपने ही दोस्त का पक्ष लूंगा ना भाई, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। समझ में आई बात? वो कितना भी गलत क्यों ना हो, एट द एंड मैं अपने दोस्त, वहां पर मैं स्वतंत्र नहीं हूं। क्यों? क्या है वहां पर? मेरे साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है भाई, वो मेरा दोस्त है, मेरा उससे मोह जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? मोह। मेरा मित्र, मेरी मित्रता है उससे। समझ में आई बात? तो मैं कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, पर एट द एंड लास्ट में जब हमारा डिस्प्यूट, उसका डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, तो मैं उसे समझाऊंगा जरूर। समझ में आई बात? तो इसी चीज को ध्यान, मोह को खत्म करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। जो वहां पर जज साहब बैठे हैं, वो आपको जानते हैं? नहीं जानते, तो आपसे कोई मोह तो है नहीं उन्हें। वो दलील सुनेंगे और दलील के हिसाब से जो चीजें होंगी उसके हिसाब से वो डिसीजन दे देंगे। सबूत और दलील, यही दो चीजें वो देखेंगे, सबूत और दलील, इन दोनों के बिहाफ पर वो अपना डिसीजन दे देंगे। समझ में आई बात? बात समझ रहे हो ना? अदालत किसके आधार पर फैसला करेगी? फिर सबूत और दलील के आधार पर। जो सबूत होंगे और जो दलील होगी, उनको सुनते हुए और सबूतों को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। वहां पर ना कोई मोह रहेगा, ना कोई कुछ। और आप उन्हें फीस तो दे नहीं रहे हो, उन्हें फीस कौन दे रहा है? भारत सरकार दे रही है। आप अपने वकील को दोगे फीस, जज साहब को नहीं देते आप फीस। समझ में? उनको तनख्वाह कौन दे रही है? भारत सरकार। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि आपके फैसले से उनकी कमाई पर, उनकी नौकरी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो वो स्वतंत्र हैं तीनों प्रकार से। किस किस प्रकार से? आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। कोई उन्हें गाली भी नहीं दे सकता। अगर उन्होंने फैसला आपके खिलाफ दिया है तो आप उन्हें गाली नहीं दे सकते। अगर गलती से आपने गाली दे दी उन्हें, तो कोड ऑफ कंडक्ट का केस लगेगा और आप उल्टा जेल चले जाओगे। और तो अदालत के खिलाफ आप कुछ भी अभद्र बोल नहीं सकते। यही बातें अभी हम चल रहे हैं पढ़ने कि हमें न्यायपालिका की हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए और उसका क्या अर्थ है। सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है? हर समाज में व्यक्ति के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं, है ना? अब हम समाज के हिस्से हैं, तो समाज में रहते हैं, तो हमारे आपसी डिस्प्यूट भी होते हैं। स्वाभाविक है आपसी डिस्प्यूट्स का होना। समझ में आई बात? एक दूसरे से हमारे डिस्प्यूट्स का होना स्वाभाविक सी बात है। हम आपस में भी लड़ते हैं, कभी कभी दो समूहों के बीच लड़ाई हो जाती है, कभी कभी सरकार और किसी व्यक्ति के बीच में भी लड़ाई हो जाती है, प्रॉपर्टी को लेकर, किसी भी चीज को लेकर। समझ में आई बात? तो आगे सुनो। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। तो यह माना जाता है कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिस पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो और वो कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए न्याय करे। तो वो संस्था कौन है? वो संस्था आपकी न्यायपालिका है, जो कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आपकी दलीलों को और सबूतों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय देती है। कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शब्द सुन लो, कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, सबूतों को देखते हुए अथवा दलीलों को सुनते हुए अपना फैसला देती है। उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता। सुन लो आगे। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। तो भारत में यह है, भारत में सबके ऊपर एक ही कानून लागू होता है, और वो कौन सा कानून है? भारत का संविधान। जो सजा मुझे मर्डर की मिलेगी, वही सजा आपको भी मिलेगी, वही सजा एक अमीर बाप के बेटे को भी मिलेगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसा नहीं हो रहा है। अमीर बाप का बेटा लोगों को गाड़ियों से क्रैश कर देता है और उससे एक लेटर लिखवाकर उसके ऊपर केस खत्म कर दिया जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश
आज के समय पर आर्थिक आधार पर तोल मोल कर रहा है, जो कि सरासर अन्याय है, जो कि सरासर अन्याय है। ये कानून के शासन के खिलाफ है, भारत के संविधान की समानता के अधिकार के खिलाफ है। समझ में आई बात? ये सरासर नाइंसाफी है और मैं न्यायालय से ये आग्रह करूंगा कि आप इस प्रकार के इंसिडेंट्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। गरीबों को न्याय दिलाने की आपकी ही जिम्मेदारी है। इस देश का गरीब आपके ऊपर बहुत आस लगाए बैठा है और वास्तविक तौर पर अन्याय उन्हीं के साथ होता है जो मजलूम होते हैं, जो कमजोर होते हैं। और आशा आपसे यही करी जाती है कि आप उन मजलूमों को और उन कमजोरों को क्या देंगे? शक्ति प्रदान करेंगे अपने माध्यम से। ठीक है, आगे सुनो कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। तो भारत की न्यायपालिका हर प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त है। ये सुनिश्चित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी वो इस प्रकार के निर्णय ले पाएगी, तभी वो इस देश में कानून का शासन स्थापित कर पाएगी। अगर उस पर दबाव रहेगा तो वो कैसे कर पाएगी? जैसे पिताजी पर दबाव है ना, किस चीज का? पुत्र मोह का। तभी तो वो आपकी गलती के कारण भी वो आपके खिलाफ नहीं जा रहे हैं। कि जा रहे हैं पिताजी? क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उनको पुत्र मोह है कि मेरा खून है, एक गलती ही तो हुई है उससे, ऐसे कैसे इसको छोड़ दूं मैं, ऐसे कैसे मैं जाने दूं इसको। समझ में आई बात? उन्हें पता है कि अगर आज चला गया तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। एक छोटी सी गलती के लिए इसको इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वो पिता है, उनके ऊपर पैतृक दबाव है, पितृमोह का दबाव है कि मेरा खून है, मेरा खून है, मेरा अपना है। मेरा अपना का भाव जो है ना, ये वो उनको सही डिसीजन लेने से रोक रहा है। और वही चीज अगर अदालत पर भी हो जाएगी तो क्या होगा? फिर देश में कानून का शासन स्थापित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर लोग अदालतों को भी पैसों से खरीदने लगेंगे तो क्या देश में कानून स्थापित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देखो, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भारत में न्याय भी बिकता है। भारत में न्याय भी बिकता है। ठीक है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हकीकत है। समझ में आई बात? आगे सुनो। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है? यह स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? आइए जानते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है और यह स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है। वो कौन सी चीजें हैं जो एक न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाती हैं? सुनना बहुत ध्यान से। सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं, ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। सीधी बात, नो बकवास। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका की किसी भी कामों में इंटरफेयर ना करें, वो अपनी ताकत का दुरुपयोग ना करें किसी भी मामले में। सीधी सीधी बात यही है। वो दोनों अगर इंटरफेयर नहीं करेंगी तो न्यायपालिका अपनी ताकतों का उचित प्रयोग करके लोगों को न्याय देती रहेगी। सीधी बात, नो बकवास। इतनी सी बात है। सीधे शब्दों में कह दिया गया है कि कार्यपालिका का और विधायिका का न्यायपालिका के कामों में इंटरफेयर ना होना ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पहला आधार है। पहला आधार यही है, क्योंकि वो दोनों भी इसके समान ताकतवर हैं। इसके समान ताकतवर है, इसलिए वो इसके मामलों में इंटरफेयर कर सकती हैं।
इसीलिए यहां पर ये पहला वाक्य जोड़ा गया है कि उन दोनों का अगर इंटरफेयर नहीं होगा तो न्यायपालिका बहुत अच्छे से, बहुत ही सही तरीके से समाज को न्याय दे पाएगी। समझ में आई बात? और अगर ये दोनों इंटरफेयर करती रहेंगी तो समाज को न्याय दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनो। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें। सरकार के अन्य अंग, अगर न्यायपालिका ने कुछ कहा, कोई निर्णय दिया, तो वो उसके खिलाफ जाकर कोई काम ना करे। ये अपेक्षा की जाती है सरकार के और अंगों से। समझ में आई बात? कि न्यायपालिका ने अगर ये इनको दोषी ठहरा दिया तो आप ये जाकर ना करेंगे, नहीं इनको सजा नहीं हो सकती, ये नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका की कही बात सरकार के दूसरे अंग ना काटे और उसके मामलों में हस्तक्षेप ना करें, अपनी पावर पोजीशन का यूज ना करें। अगर ये चीजें नहीं हो रही है तो न्यायपालिका आपकी स्वतंत्र है। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। अगर ये चीजें हो रही हैं, ये तीनों चीजें सुनिश्चित कर पा रहे हैं हम, तो न्यायपालिका आपके देश की स्वतंत्र है और आजाद है। और अगर आप ये चीजें नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं तो आपके देश की न्यायपालिका स्वतंत्र और आजाद नहीं है। समझ में आई बात? आगे सुनो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि न्यायपालिका है तो कुछ भी कर सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का ये कदापि अर्थ नहीं है कि वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। उसकी भी जवाबदेही है। किसके प्रति? इस देश की जनता के प्रति, इस देश के प्रति, इस देश के लोकतंत्र के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति उसकी भी उत्तरदायित्वता है। समझ में आई बात? वो ये कदापि नहीं कह सकती कि मेरे निर्णय पर कोई किसी भी प्रकार से चर्चा नहीं कर सकता। चर्चा होगी आपके भी निर्णय पर, लेकिन तरीके हैं उसके। आपके निर्णयों पर चर्चा करने का तरीका अलग है, पर है। इस देश के संविधान निर्माताओं ने इस देश की ताकत को बहुत ही चेक एंड बैलेंस करके हम लोगों को सौंपा है, और ये हमारा दायित्व है कि हम उस चेक एंड बैलेंस को बनाकर रखें। ये हमारा दायित्व है कि हम उस चेक एंड बैलेंस को बनाकर रखें। समझ में आई बात? और अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। समझ में आई बात? हमें करना चाहिए। आगे सुनिए। न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? आइए जानते हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। जानिए, सुनिए। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायपालिका की न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठा उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बनने चाहिए। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका का कोई महत्व नहीं है, पर राजनीतिक कार्यपालिका का है। तो ये जो कह रहे हैं कि विधायिका या राजनीतिक दलगत राजनीति नहीं होती, होती है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं वास्तविकता। देखो, राजनीतिक कार्यपालिका में वही रहेगा जो विधायिका में बहुमत में है, ये तो जानते हो ना। तो सीधी बात है कि जब जिसका बहुमत है और जो राजनीतिक कार्यपालिका में है और राष्ट्रपति उसी की बात मानता है, तो एट द एंड राष्ट्रपति उसी के हिसाब से चलेगा। किसके हिसाब से? राजनीतिक कार्यपालिका के हिसाब से। तो राजनीतिक कार्यपालिका ही ये निर्धारित करती है कि इस देश के न्यायपालिकाओं में कौन न्यायाधीश होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन होगा। इस चीज को निर्धारित करने में भारत के पूर्व न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति और भारत की राजनीतिक कार्यपालिका बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। समझ में आई बात? और ये देखा जाता है भाई, ये सच नहीं है
कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में विचारधारा को नहीं देखा जाता, पार्टी की विचारधारा को नहीं देखा जाता, सब देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। ये कहीं से भी सच नहीं है कि विचारधारा को नहीं दे। कांग्रेस अपने टाइम पर अपनी विचारधारा वाले लोगों को न्यायाधीश नियुक्त करती थी और भाजपा अपने टाइम पर अपनी विचारधारा वाले लोगों को न्यायाधीश नियुक्त करती है। ये सच है, इस सच को कोई झुठला नहीं सकता। पर यह न्यायाधीश का दायित्व है कि वो अपने पद की गरिमा को बनाए रखे, उस पद पे बैठने के बाद वो दलगत राजनीति ना करे। ये उसके पद की गरिमा और उसकी विवेकशीलता पर निर्भर करता है। समझ में आई बात? ये फिर उनके ऊपर है ये सारी की सारी जिम्मेदारी कि वो इस देश के संविधान की गरिमा को बनाए और अपने पद की गरिमा को बनाए रखें, इस देश की जनता को न्याय देने का काम करें। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इन सब चीजों को सुनिश्चित किया और कोई भी व्यक्ति बिना वकालत के अनुभव के वकील नहीं बन सकता। नेता आप कैसे भी बन सकते हो, लेकिन वकील आप बिना वकालत की पढ़ाई करे, बिना वकालत का एक लंबा अनुभव, या जब तक आपके पास कानून की जानकारी नहीं होगी, कानून की जानकारी में जब तक आप दक्ष नहीं होंगे, तब तक आप जज नहीं बन सकते हैं। जज बनना है, वकील नहीं। समझ में आई बात? तो जज बनने के लिए आपको वकालत का पेपर तो पास करना है। उसके साथ भारतीय न्यायपालिका की एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा को भी पास करना होता है। और जब तक आप उस परीक्षा को पास नहीं करेंगे तब तक आप जज नहीं बन सकते। समझ में आई बात? आगे सुनिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इनका कार्यकाल निश्चित है, कितने समय के लिए ये अपने पद पर बैठेंगे। बिना बड़ी किसी गलती के उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, और उनको हटाना उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इनके खिलाफ क्या लाना पड़ता है? महाभियोग, पता है ना, बताया था। संसद की शक्ति है ना, संसद की न्यायिक शक्ति में एक शक्ति ये भी थी। ठीक है, याद है कि नहीं है? कहाँ याद है तुम्हें? तुम झूठ बोल रहे हो। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत ही अच्छे से यह सुनिश्चित किया है कि भारत के न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित रहे, उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। भाई सही बात है। अब व्यक्ति को अगर अपनी नौकरी की सुरक्षा रहेगी तो वो बेखौफ होकर काम करेगा ही करेगा। उसे खौफ नहीं रहेगा कि मेरी नौकरी थोड़ी ना तू खा जाएगा, तेरे खिलाफ फैसला दे दिया तो तू ज्यादा से ज्यादा कर क्या लेगा, मेरा कुछ नहीं कर सकता। भारत के संविधान ने इतना अच्छा कर रखा है ना इन न्यायाधीशों के लिए, ना इनके कमाई में कोई कटौती कर सकता है, ना इनकी नौकरी कोई इनसे छीन सकता। इनको हर चीज की सुरक्षा मुहैया कराई गई है भारत के संविधान के द्वारा। ये बात जान लो आप। न्यायाधीशों की जिंदगी बहुत बेहतरीन है भारत में, बहुत लग्जरियस है उनकी जिंदगी, बहुत ही ज्यादा। भारत का संविधान उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराता है अपने सीधे तौर पर। इनके कमाई के मामले में भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। इनकी सैलरी में कटौती भारत सरकार नहीं कर सकती। समझ में आई बात? क्योंकि इनकी सैलरी वैलरी के बारे में, इनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में सीधे तौर पर कहां लिखा है? भारत के संविधान में ही लिख दिया गया है। समझ में आई बात? तो इनको हर चीज की सुरक्षा मुहैया कराई है भारत के संविधान ने, जिससे कि ये भारत की जनता को न्याय दे सके। और अगर ये तब भी नहीं दे पा रहे तो इनका जमीर नहीं है, फिर इनके अंदर जमीर की कमी है और कुछ नहीं। आगे सुनो। जमीर और जान की चिंता तो सबको ही है। न्यायपालिका
विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। लिख दिया ना, न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। सुन लिया ना आपने, न्यायपालिका के आदेशों की आप सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकते, और अगर आप करते हुए पाए गए तो आप पर केस कौन सा लगेगा? न्यायपालिका की अवमानना का, कोड ऑफ कंडक्ट का केस लगेगा और आप फिर जेल जाएंगे। समझ में आई बात? और जेल जाएंगे, फिर वकील आपके साथ क्या करे, जज साहब आपके साथ क्या करेंगे वो आप ही जानो फिर। ठीक है, माना जाता है इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों के माध्यम से भारत के संविधान ने भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्रता और सुरक्षा उपलब्ध कराई है, जिससे कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और सुरक्षित होकर भारत की जनता को न्याय दे सके। समझ में आई बात? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, और यही मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।